हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मैं मोहम्मद आसिफ पाई स्टडी सर्कल के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। इससे पहले जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 2021-22 के लिए जो आपका सिलेबस है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक हैं, जिसमें से पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आइए आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 3 है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का टाइटल देख रहे हैं आप, आपके सामने लिखा हुआ है नियोजन एवं विकास, और साथ साथ आपके पास ये भी आपको बताया जा रहा है कि इसमें से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 4 नंबर का ये चैप्टर है, आपको पेपर में 4 मार्क्स ये चैप्टर दिलाने वाला है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी हवा में ना लेते हुए गंभीरता से लेना है और समझना है कि इस चैप्टर के अंदर मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम पाठ की जो शुरुआत करेंगे, अपने लेक्चर की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो हम करेंगे अध्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले इस पार्ट का जो बैकग्राउंड है यानी पृष्ठभूमि है, इसके अलावा नियोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका योजना आयोग, जिसको अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएं जो महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसके अतिरिक्त जो हमारी सबसे अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर और 2017 रहा। इन प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और इन पंचवर्षीय योजनाओं में किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस किया गया था, अधिक जोर दिया गया था इन पंचवर्षीय योजनाओं में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका एक जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके अलावा आपका है श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मित्रों आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पाठ की पृष्ठभूमि पर कि जो हमारा लेसन है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत, आप सबको पता है कि जो भारत रहा है वो एक गुलाम देश रहा। निरंतर आप देखेंगे 200 वर्षों तक भारत ने दास्ता का समय अपना बिताया, गुलामी का समय भारत ने भोगा और आखिरकार 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पृष्ठभूमि में आपको बताया जा रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो यहाँ आपको बताया गया भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, यानी बहुत अच्छी भारत की आर्थिक स्थिति नहीं थी। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। भारत को जब भारत गुलामी के समय था तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अपने हितों के लिए प्रयोग किया गया। भारत के पास में संसाधनों की कमी कोई नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश काल में, गुलामी के काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के संसाधनों का जो दोहन हुआ, जो शोषण हुआ, उसका लाभ पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को हुआ और भारत के ऊपर इस लूट का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और उसका परिणाम क्या निकल कर आया? परिणाम निकल कर आया कि भारत निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में निरंतर पिछड़ता चला गया। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को अपना आर्थिक विकास करना था। भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थीं उनमें एक प्रमुख चुनौती यह भी थी कि भारत को अपना आर्थिक विकास करना था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भारत को अपना आर्थिक विकास करना था तो भारत के समक्ष प्रमुख रूप से 2 विकास मॉडल थे जो उस समय विश्व में प्रचलित थे। एक पूंजीवादी मॉडल
और दूसरा था आपका साम्यवादी या समाजवादी मॉडल। और इन दो मॉडलों में से ही भारत को किसी एक विकास मॉडल को चुनना था अपना आर्थिक विकास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत को विकास करना था। भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा हुआ था और भारत को करना था अपना आर्थिक विकास। और विकास करने के दो मॉडल भारत के सामने थे, जिसमें एक मॉडल आपका पूंजीवादी मॉडल और दूसरा साम्यवादी मॉडल था। इसके अतिरिक्त जब भारत को अपना विकास मॉडल चुनना था तो उसको लेकर एक चर्चा हुई भारतीय नेताओं के मध्य, लेकिन भारतीय नेताओं में विकास मॉडल के चयन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। भारतीय नेताओं का एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि खुली प्रतिस्पर्धा एवं मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, एक ऐसा मॉडल विकास का चुना जाए जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर खुली प्रतिस्पर्धा हो और जिसके अंदर मुक्त बाजार की व्यवस्था हो। यानी कहने का अर्थ है कि पूंजीवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में कुछ भारतीय नेता थे। उनका मानना था कि भारत के लिए जो एक उपयुक्त विकास मॉडल हो सकता है, एक अच्छा विकास मॉडल साबित हो सकता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि वह एक पूंजीवादी मॉडल हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि भारतीय नेताओं का एक अन्य ऐसा भी वर्ग था जो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के पक्ष में था। और उस वर्ग का मानना था कि भारत जैसे एक पिछड़े हुए देश के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जहां आर्थिक विषमता भी काफ़ी फैली हुई है, ऐसे देश के लिए अगर कोई अच्छा और उपयुक्त और श्रेष्ठ विकास का मॉडल हो सकता है तो वह एक साम्यवादी विकास मॉडल हो सकता है। कुल मिलाकर भारतीय नेता विकास मॉडल के चयन को लेकर एक किसी बिंदु पर आकर सहमत नहीं हो पा रहे थे। भारतीय नेताओं में मतभेद था कि विकास मॉडल को कैसा भारत का विकास मॉडल होना चाहिए। एक वर्ग पूंजीवादी विकास मॉडल के पक्ष में था तो दूसरा मॉडल साम्यवादी विकास मॉडल को अपनाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने वास्तव में कौन से विकास मॉडल का चयन किया, किसको अपनाया, कौन से मॉडल को भारतीय विकास के लिए चुन लिया गया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। भारत ने ना तो पूरी तरह पूंजीवादी और ना ही पूरी तरह साम्यवादी, दोनों मॉडलों में से भारत ने पूर्णतः किसी मॉडल को नहीं चुना। भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को चुना जिसमें दोनों क्षेत्र शामिल थे, निजी क्षेत्र भी और हमारा सार्वजनिक क्षेत्र भी, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी और हमारा दूसरा पब्लिक सेक्टर, दोनों का एक मिश्रण था जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विकास मॉडल के रूप में चुना गया था। इसके अतिरिक्त आप यहां देख रहे हैं आपके सामने एक हेडिंग लिखी है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। विश्व में 1929 व 30 में आर्थिक महामंदी आई थी। 1929 और 30 का जो काल था विश्व के अंदर, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अच्छा काल नहीं था, क्योंकि यह वो काल था जब वैश्विक स्तर पर बाजार के अंदर आर्थिक महामंदी छा गई थी। और आर्थिक महामंदी के कारण इसका परिणाम क्या निकला कि जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं, जो विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थीं, वो डगमगाने लगीं, वो धाराशायी हो गईं, उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस महामंदी के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी विशेषकर, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई, परंतु यूएसएसआर इस महामंदी के दौर में भी शानदार तरीके से अपना आर्थिक विकास कर रहा था, आर्थिक प्रगति कर रहा था। क्यों कर पा रहा था वो ऐसा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूएसएसआर ने आर्थिक नियोजन को अपनाया था, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित पहले योजनाओं का यूएसएसआर में नियोजन किया जाता था, योजनाएं बनाई जाती थी, प्लानिंग की जाती थी और उस प्लानिंग के तहत ही फिर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता था, इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाता था। ऐसा सोवियत संघ में होता था और इसी नियोजन के बल पर आप देख रहे हैं
कि जब एक विश्व के अंदर महामंदी का दौर आया और इस महामंदी के काल में जो विश्व की बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, जब वो लड़खड़ा रही थी, ऐसे समय में भी सोवियत संघ की साम्यवादी अर्थव्यवस्था शानदार तरीके से यदि आर्थिक प्रगति कर रही थी, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक था वो कोई अन्य कारक नहीं बल्कि वह कारक था नियोजन। नियोजन के बल पर ही सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव से अछूता रखा। इस पूंजीवादी इस महामंदी के प्रभाव से वह बिल्कुल ही अछूता रहा। इसलिए भारत भी नियोजन से प्रभावित था और भारत ने भी नियोजन को अपनाने का निर्णय किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महामंदी से पूंजीवादी देश बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सोवियत संघ उससे अछूता रहा उसके प्रभाव से। इसीलिए भारत में भी इस नियोजन को पसंद किया गया, इस नियोजन से भारत प्रभावित हुआ और भारत ने भी फैसला कर लिया कि भारत भी इस नियोजन के मॉडल को अपनाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित था कि भारत अब नियोजन को अपनाने जा रहा है। भारत भी सोवियत संघ की तरह अपनी अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाएं बनाएगा। लेकिन प्रश्न ये था कि योजनाएं तो बनेंगी, लेकिन योजना कौन बनाएगा, किसके द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ हम बताएंगे आपको इसी लेक्चर के अंदर कि भारत में योजनाओं का निर्माण करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया। तो यहाँ एक संस्था लिखी है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनाया गया और प्लानिंग कमीशन देख रहे हैं आप कि इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 में। मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के तहत ही भारत में 15 मार्च 1950 को योजनाओं के निर्माण हेतु एक संस्था अपने अस्तित्व में आई और इस संस्था का नामकरण योजना आयोग के रूप में हुआ। योजना आयोग बन गया और जब योजना आयोग बना तो इसके मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का चयन किया गया। ठीक है, कि इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके अतिरिक्त योजना आयोग के विषय में कहा जाता है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका अभिप्राय ये है कि योजना आयोग का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसको संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये इसका अर्थ निकल कर आता है और इसका जो मुख्य कार्य है वह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप यह भी देख रहे हैं कि योजना आयोग के अलावा एक नाम और लिखा हुआ है जो है नीति आयोग, NITI, नीति कमीशन। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसका पूर्ण रूप हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके अलावा नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। और इसके प्रमुख कार्यों की यदि चर्चा करें तो इसके प्रमुख कार्य लिखे हैं सहकारी संघवाद की स्थापना करना, देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, ज्ञान और नवाचार पर जोर देना। ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नीति आयोग है इसे केंद्र सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। केंद्र सरकार के लिए यह अनेक प्रकार की योजनाओं को भी बनाता है, नवाचारों को भी प्रस्तुत करता है और यह एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
इस लेक्चर के अंदर हमने पृष्ठभूमि को जाना है, हमने नियोजन के बारे में चर्चा की, हमने योजना आयोग एवं नीति आयोग की स्थापना और इनके प्रमुख कार्यों का भी उल्लेख किया है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी सीबीएसई परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वह समय तक आपसे पहुंच जाएं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक वीडियो समय से आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ में आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कीप स्टडी इन पाई स्टडी।